नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। यूसीसी पर चल रही बहस में लिव इन की गूगली। दैनिक भास्कर। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में आने वाली अड़चनें, समान नागरिक संहिता का आधार के विरोध, गहन सुधार आवश्यक, बिजनेस स्टैंडर्ड, आंदोलन की राह जनसत्ता, भारत की कूटनीतिक विजय राष्ट्रीय सहारा, किसान आंदोलन, दिल्ली की दहलीज पर फिर अन्नदाता। अब आर्टिकल विस्तार से। यूसीसी पर चल रही बहस में लिव इन की गूगली। दैनिक भास्कर। विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग वीआईपी के पुस्तक के लेखक। कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश दिया था। संविधान के चौथे अध्याय में इस कथानक के चित्रण से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नेताओं को प्रेरित किया गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता, यूसीसी, शराबबंदी, पंचायती राज, विधिक सहायता, काम का अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर निर्देश शामिल हैं। जबकि मूल अधिकारों से जुड़े तीसरे अध्याय में लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की कमेटी ने समान नागरिक संहिता की जारी रिपोर्ट में न्याय की देवी की आंखों की पट्टी को खोलने का चित्रण किया है। कुछ लोग इसे अंधे कानून के आंखें खुलने का नया दौर मान रहे हैं, जबकि आलोचकों के अनुसार पट्टी खुलने से न्याय की देवी सरकारी इशारों पर संचालित होगी। इस बहस में गए बगैर संविधान के तराजू में तौलकर समान नागरिक संहिता कानून से जुड़ी तीन बातों को समझना जरूरी है। पहली, केंद्र सरकार का अदालत में हलफनामा, संसद में बयान और अनुच्छेद 12 के अनुसार समान नागरिक संहिता पर पूरे देश के लिए समान कानून बनाना चाहिए। चुनावी साल में सियासी लाभ के लिए राज्यों में मनमाफिक तरीके से कानून बनाने की होड़ शुरू होने से संवैधानिक अराजकता बढ़ सकती। दूसरी, कई सालों की जद्दोजहद के बाद बनाए गए लंबे लंबे चौड़े कानूनों को लागू करने के लिए नियम बनाना बाकी। उसके लिए राज्य सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया है। उसके बाद राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही समान नागरिक संहिता के कानून और नियम लागू होंगे। और तीसरी, समान नागरिक संहिता में शामिल अनेक मुद्दों पर पहले से ही कई कानून है। शादी की न्यूनतम उम्र के लिए देशव्यापी कानून है। शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड में साल 2010 से कानून लागू है। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध और पारसियों में कानून के अनुसार बहुविवाह पर प्रतिबंध है। केंद्रीय कानून से मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन धार्मिक पहचान के लिए स्पष्ट कानून के अभाव और आदिवासी समुदाय में यूसीसी लागू नहीं होने से बहुविवाह को जड़ से खत्म करना मुश्किल हो सकता है। बच्चों को कानूनी मान्यता और रिश्ता खत्म करने के लिए तलाक की तरह कानूनी प्रक्रिया बनने से लिव इन और शादी के बीच का फर्क खत्म हो गया है। समान नागरिक संहिता में ज्यादा विवाद लिव इन जोड़ों के रजिस्ट्रेशन, सूचना और पुलिस की छानबीन पर हो रहा है। कोर्ट में चुनौती मिलने पर इन 4 पहलुओं से बहस आगे बढ़ेगी। नंबर 1, संविधान के तहत हासिल सभी स्वतंत्रताओं में युक्त संगत प्रतिबंध लग सकते हैं। विरोध कर रहे लोगों को समझने की जरूरत है कि कोर्ट के फैसलों के अनुसार लिव इन जोड़ों के बच्चों की कानूनी मान्यता है। लिव इन रिश्तों में भरण पोषण और पारिवारिक हिंसा के कानून भी लागू होते हैं। परंपरागत शादी, तलाक और बच्चों के मामलों में कई कानून हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लिव इन जोड़ों का ब्यौरा रखना गलत नहीं माना जा सकता। नंबर 2, साथ रहने वाले स्त्री और पुरुष अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। अगर वे जोड़े के तौर पर किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेते हैं और उनको कोई बच्चा नहीं है, तो उनका लिव इन दर्जा कैसे निर्धारित होगा? जोड़ों को मेडिकल जांच या पुलिसिया छानबीन के लिए बाध्य करना प्राइवेसी और स्वतंत्रता के हनन का मामला हो सकता है। सिविल मामलों को क्रिमिनल बनाने के चलन से कानून के शासन के प्रति युवाओं के भरोसे को कमजोर करना अर्थव्यवस्था और देश के लिए गलत साबित हो सकता है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक संबंध अपराध के दायरे से बाहर हो गए। उसके बाद एलजीबीटी समुदाय अपने रिश्तों की मान्यता के लिए शादी की तरह कानूनी रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। उनमें से कई लोग अब लिव इन जोड़ों के रजिस्ट्रेशन के विरोध का तर्क गढ़ रहे हैं। लिव इन पर ज्यादा जोर देने से मैरिटल रेप जैसे कानून मामलों पर कानून में बदलाव की मांग तेज होगी। नंबर 4, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और कृषि कानूनों के लिए किसान आंदोलनरत हैं। राज्यों में सहमति नहीं बनने की वजह से नए आपराधिक कानून अभी तक लागू नहीं हुए। इसलिए कानून की पिच में सियासी बैटिंग से पहले नेताओं को संघीय व्यवस्था और न्यू इंडिया की बदलती हकीकत से वाकिफ रहने की जरूरत है। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए फेंकी गई गेंद में लिव इन की गूगली के बाद यूसीसी का कानून आने वाले समय में नेताओं के गले की हड्डी बन सकता है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में आने वाली अड़चनें। आम चुनाव के मात्र 3 माह पहले एक बार फिर किसान और सरकार सामने सामने। किसानों की प्रमुख मांग है एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, यानी पूरी उपज की खरीद की गारंटी देना। इसे न मानने के पीछे सरकार की 5 मजबूरियां हैं।
58 साल से जारी एमएसपी के पीछे अवधारणा किसानों को मूल समर्थन देना था, ताकि अति उत्पादन में प्राइस क्रैश से किसानों को बचा जा सके। कम उत्पादन या जमाखोरी हो तो सरकार रिजर्व स्टॉक बाजार में छोड़े। दूसरी कालांतर में खासकर खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के बाद गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए कई योजनाएं चलानी पड़ी जिनके लिए अनाज की जरूरत थी। इसकी परिणति कोरोना काल में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त मदद देने के रूप में हुई। तीसरी, अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता व वास्तविक खपत में अंतर था, क्योंकि गरीबों के पास क्रय शक्ति नहीं थी। चौथी, सरकार 23 जिन्सों पर एमएसपी देती है, लेकिन वह मिलता केवल 8.8% किसानों को ही है। कुल 23 जिन्सों के उत्पाद का मूल्य करीब 18 से 20 लाख करोड़ रुपए है, जिनमें से सरकार एमएसपी कर खरीद के लिए औसतन लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। कानून बनने के बाद सरकार को 6 गुना ज्यादा खर्च करना होगा। पांचवी, सरकार को डर है कि किसान तब अधिक पानी दोहन करने वाले गेहूं चावल की ही खेती करेंगे। बाजार में इन जिन्सों के दाम हमेशा एमएसपी से ऊपर रहेंगे, क्योंकि किसान के पास सरकारी गोदाम का विकल्प रहेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी और सरकार को राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर इस कानून के बाद सरकार का मुख्य काम एक आढ़तिये का हो जाएगा, जो केवल अनाज खरीदेगी और बांटेगी। कोई भी सरकार अपने को अनाज का खरीद और वितरण जैसे काम तक सीमित नहीं कर सकती है। समान नागरिक संहिता का अतार्किक विरोध। दैनिक जागरण। ए सूर्यप्रकाश। लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार है। अंततः उत्तराखंड के रूप में किसी राज्य ने समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की, जैसा कि अनुमान था। मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं ने उसका विरोध करना शुरू किया। उनकी मांग है कि उनके समुदाय को इससे बाहर रखा जाए। जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते। असदुर्रहमान ओवैसी ने इस कानून को संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया। देहरादून में स्थानीय स्तर पर भी विरोध हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को मुस्लिम समुदाय की इन आपत्तियों को आगे समर्पण कर देना चाहिए, या पंथ निरपेक्ष या लोकतांत्रिक राष्ट्र के व्यापक हितों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक और विरासत उत्तराधिकार से जुड़े नागरिक कानूनों में समरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी मुसलमान पुरुष की एक ही समय में 4 पत्नियां हो सकती हैं। यह बहुविवाह की स्थिति अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मिली विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करने के साथ ही महिलाओं की गरिमा पर आघात करती हैं। यह लैंगिक समानता के मूलभूत सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज के मौजूदा नेताओं का रवैया संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों से कतई अलग नहीं है। उन्होंने 76 साल पहले भी ऐसी संहिता का मुखर विरोध किया था। तब संविधान सभा बस इतनी व्यवस्था करके रहेगी कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। यह प्रावधान सलाह के रूप में ही था, लेकिन संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। इस मुद्दे पर 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में तीसरी बहस हुई। आरंभ में इसे संविधान के अनुच्छेद 35 के रूप में जोड़ने का विचार किया, लेकिन बहस के बाद यह अनुच्छेद 44 के रूप में अस्तित्व में आया। बहस की शुरुआत करते हुए मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा कि किसी भी समूह के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही संशोधन रखते हुए मोहम्मद अली बेग साहिब बहादुर ने कहा कि पर्सनल कानूनों के पालन का अधिकार एक मूल अधिकार है। उनका दावा है कि यूरोपीय देश ने भी मुस्लिमों को इस प्रकार की रियायत प्रदान की है। बी पोकर साहिब बहादुर ने संशोधन का समर्थन करते हुए उक्त अनुच्छेद को दमनकारी करार दिया था, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मजहबी परंपराओं में हस्तक्षेप करते हुए लोगों की चेतना को कुचलता है। इमाम हुसैन ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा था कि समान नागरिक संहिता संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करती है। इस प्रकार संविधान सभा के जो अन्य मुस्लिम सदस्य इस मुद्दे पर भी बोले सभी इसका विरोध किया। के.एम. मुंशी ने इसकी आपत्तियों पर प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 धार्मिक परंपराओं और सामाजिक कल्याण एवं सुधार के आलोक में राज्य को सेकुलर गतिविधि से संबंधित कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए अनुच्छेद 44 सरकार को नागरिक कानूनों में एक रूपता के प्रयास की गुंजाइश प्रदान करता है। संहिता को दमनकारी कहने वाले सदस्य के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों को इतना अटल नहीं माना गया है। तुर्की और मिस्र का उदाहरण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वहां किसी अल्पसंख्यक को ऐसे निजी कानून की अनुमति नहीं। यहाँ तक कि भारत में खोजा और मेमन जैसे वर्ग भी असंतुष्ट हैं कि उन पर शरीयत कानून थोपा हुआ है। उन्होंने पूछा कि तब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या। उन्होंने दो टूक कहा कि हम धर्म पंथ मजहब को निजी कानून से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने हिंदुओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे मनु और याज्ञवल्क्य की परंपराओं से मुक्त हो रहे हैं, तो मुसलमान को भी जीवन के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण त्याग देना चाहिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हिंदू संहिता में प्राचीन हिंदू कानूनों को तिलांजलि दे दी गई, क्योंकि उन्होंने समय के अनुरूप ढलना उचित समझा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, तो मुस्लिमों के लिए अलग इस्लामिक आपराधिक कानूनों की मांग क्यों नहीं।
क्यों नहीं की? मुस्लिमों के लिए अलग इस्लामिक आपराधिक कानूनों की मांग क्यों नहीं की? संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम सदस्यों के तर्क सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि देश में मानवीय संबंधों के लगभग सभी पहलुओं के बारे के में को अपने दायरे में समेटने वाली कानूनी संहिताएं हैं। इसमें सामान्य आपराधिक संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और व्यावहारिक रूप से समान नागरिक संहिता भी शामिल है, जिसमें केवल विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दे पर पेंच फंसा है। उन्होंने सभा को स्मरण कराया कि 1939 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं होते थे। विरासत इत्यादि के मामले के हिंदू कानूनों का पालन करते रहे। इसी प्रकार 1937 में शरीयत कानून पारित होने से पहले तक उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत और बॉम्बे प्रांत में भी मुस्लिम समुदाय विरासत से जुड़े हिंदू कानूनों का पालन करता रहा, तो मालाबार के मुसलमान हिंदू मात्र सत्तात्मक कानूनों का। उन्होंने कहा कि इन आधारों पर मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियां खारिज की जाती हैं। इस प्रकार देखें तो 1947 में मजहबी आधार पर देश विभाजन के बावजूद जो मुस्लिम भारत में रह गए थे, बेबी के एम मुंशी जैसे विद्वान की दृष्टि में एक प्रकार के अलगाववादी सोच से प्रेरित थे। उसी प्रकार का सोच वर्तमान में समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। समान नागरिक संहिता के विरोध में तमाम कुतर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में यदि भारत को उदार एवं लोकतांत्रिक समाज बने रहना है, तो समान नागरिक संहिता के विरोध में मुस्लिम समाज की आपत्तियों को चुनौती देकर उसका प्रभावी प्रतिकार करना समय की आवश्यकता है। बहुसंख्यक समाज को भारत की पंथनिरपेक्षता, उदारता एवं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आगे आकर मुखर होना होगा, भले ही इसके चाहे जो परिणाम निकले। गहन सुधार आवश्यक। बिजनेस स्टैंडर्ड। सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना देश की औद्योगिक नीति किसके सबसे करीब है। कई पीएलआई कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए भी तैयार किए गए हैं जिनके बारे में सरकार मानती है कि वे देश के विकास और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इनमें से कुछ सीधे तौर पर पर्यावरण के अनुकूल बदलाव से संबंधित है, मिसाल के तौर पर बैटरी संबंधी योजना, परंतु कई अन्य भी जो अधिक आपराधिक निर्यातोन्मुखी क्षेत्र है। कपड़ा ऐसा ही एक क्षेत्र है जहाँ श्रम का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, जो रोजगार वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, जैसा कि इस समाचार पत्र ने प्रकाशित किया है। इनमें से कुछ क्षेत्र मसलन कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और खास तौर पर इस्पात के लिए निजी निवेश में वृद्धि अनुमान से कम रही है। एक अंतर मंत्रालय पैनल द्वारा योजनाओं की समीक्षा के मुताबिक कई क्षेत्रों में निवेश कमजोर है। यह बात तेजी से स्पष्ट होती जा रही है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गहन नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, केवल तभी वे सही ढंग से प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे। कपड़ा भी ऐसा ही एक क्षेत्र है। रोजगार निर्माण और लोगों की आजीविका पर इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश जैसे देशों में टिकाऊ वृद्धि और गरीबी में कभी किसी क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है। सरकार का मानना है कि कुछ सार्वजनिक धनराशि को इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने में निवेश किया जाए तो यह गति पकड़ सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अलग रखी गई है, जो मानव निर्मित धागों और वस्त्र पर आधारित होगा। इस राशि का बहुत छोटा हिस्सा अब तक बांटा गया है। इस बात के कई संकेत हैं कि इससे इस क्षेत्र में नया उत्साह आएगा और रोजगार के रुझान में कोई परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम में पहले ही कई बदलाव प्रस्तावित और क्रियान्वित किए गए। पिछले महीने ही खबर आई थी कि कपड़ा मंत्रालय एक और संशोधन पर काम कर रहा है। अब यह विचार करने का वक्त आ गया है कि वास्तविक समस्या पीएलआई योजना के समुचित मानक नहीं है, बल्कि यह उम्मीद है कि यह गहरे सुधारों की कमी पूरी करेगी। कई देशों ने कपड़ा और वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि उनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा, कच्चे माल पर कम शुल्क वाली विश्वसनीय व्यापार नीति, रोजगार योग्य श्रम शक्ति और निवेशकों के अनुकूल नियम है। इन चार जरूरतों की बात करें तो भारत सरकार ने अधोसंरचना बनाने और नियमों को सहज बनाने के पर बहुत ध्यान दिया है। बहरहाल व्यापार व्यापार नीति काफी हद तक अप्रत्याशित रही है और श्रम शक्ति में भी वांछित विकास नहीं हुआ। ऐसे न्यायिक और प्रशासनिक सुधार भी नहीं हुए जो कारोबारों को यह भरोसा दे सके कि नियमों को लागू किया ही जाएगा। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि सरकार की पेशकश पर कम लोग ध्यान दे रहे हैं। सरकार को पीएलआई योजनाओं के लिए अलग की गई राशि के बारे में बात करने के बजाय हर कमजोर क्षेत्र के संभावित निवेशकों की वास्तविक चिंताओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र इसका उदाहरण है। पीएलआई कार्यक्रम पीएलआई कार्यक्रम समस्या का हल नहीं है और उन्हें खुली पेशकश भी नहीं मानना चाहिए। सरकारी वित्त के समक्ष दिक्कत है कि अगर सरकार अर्हता का दायरा बढ़ा देती है तो सार्वजनिक धन ऐसी गैर टिकाऊ परियोजनाओं में जाने लगता है जिन्हें लेकर निजी क्षेत्र गंभीर नहीं है। श्रम आधारित निर्यात बढ़ाने का इकलौता तरीका कारोबारियों के अनुकूल हालात बनाना है। आंदोलन की राह जनसत्ता। करीब 2 वर्ष पहले किसानों ने जब अपने आंदोलन के तहत दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था, तब कई महीनों तक प्रदर्शन के बाद सरकार के साथ
कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी और किसान वापस आ गए, मगर अब एक बार फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग सहित कई अन्य मुद्दों के साथ किसानों ने दिल्ली चलो के नारे के साथ प्रदर्शन शुरू किया था। सवाल यह है कि आखिर किसानों के पिछले आंदोलन के बाद सरकार के साथ हुए समझौते का क्या स्वरूप था और उसमें बनी सहमति को जमीन पर उतारने को लेकर ऐसी गंभीरता क्यों नहीं दिखी। किसानों को फिर से सड़क पर उतरने की नौबत आई। गौरतलब है कि 2 वर्ष पहले किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। तब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देने का वादा किया था, मगर किसानों को की शिकायत है कि सरकार ने अपने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब किसानों के ताजा आंदोलन के बाद फिर जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे अगर उसे लेकर सही नीति नहीं अपनाएगी तो सड़कों पर अव्यवस्था की भी स्थिति पैदा हो सकती है। विचित्र यह भी है कि सरकार की ओर से किसानों को रोकने के लिए जिस तरह सड़क पर कीलें लगाने और बाधाएं खड़ी करने जैसे उपाय किए हैं, उसे एक तरह से विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की तरह देखा जा रहा है। जबकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपने वाजिब मुद्दों के लिए विरोध जताने या प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के लिए सोचने का वक्त है कि आखिर पिछले आंदोलन के दौरान बनी सहमति के बिंदुओं को लागू करने को लेकर कहाँ चूक या लापरवाही हुई ताकि ये किसान संगठन फिर से अपनी मांगों के साथ सड़क पर आ गए। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ताजा प्रदर्शन के जरिए वे सरकार को 2 वर्ष पहले किए गए उन वादों को याद दिलाना चाहते हैं जो आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। सवाल यह है कि वादा करने के बावजूद सरकार आखिर अब तक क्या कर रही थी। इस मसले पर किसानों के बीच स्पष्टता नहीं बन सकी। हालांकि विरोध प्रदर्शन से उपजने वाली अव्यवस्था की आशंका के मद्देनजर सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर किसान संगठन अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जनता और सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो उन्हें बाधित क्यों किया जाना चाहिए। फिर किसान संगठनों को भी ये ख्याल रखने की जरूरत है कि उनके आंदोलन की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति और आम जनता के सामने मुश्किल पैदा ना हो। जरूरत इस बात की है कि हालात जटिल होने से पहले सरकार किसान संगठनों से बातचीत का रास्ता निकाले और सहमति के बिंदु तैयार करे। भारत की कूटनीतिक विजय राष्ट्रीय सहारा। कतर की जेल से 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पर न केवल उनके परिवारों बल्कि संपूर्ण भारत के लिए अत्यधिक मनचाही खबर है। इन नौसैनिकों को लेकर भारत की विदेश नीति और कूटनीति दांव पर लग गई थी। कतर की अदालत द्वारा सुनाया गया मृत्युदंड जैसे भारत की कूटनीति को ही मृत्युदंड था। अब नौसेना के इन पूर्व कर्मियों की रिहाई का श्रेय न केवल भारतीय कूटनीति को बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और मध्य पूर्व के देशों के साथ उनके स्नेही संबंध और वैश्विक क्षितिज पर उनके निरंतर बढ़ते कद को दिया जा रहा है। यह एक सच्चाई भी है कि नौसेना पूर्व कर्मियों को पिछले 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। एक निजी कंपनी अल देहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें मृत्युदंड उस समय दिया गया था जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया था और भारत ने इजराइल के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया था, जबकि कतर की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ थी। ऐसे में मृत्युदंड के अदालती फैसले को भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक असफलता माना जा रहा था। बहरहाल इस समूचे प्रकरण का सुकांत हो गया, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व निहित है उसमें महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ता वर्चस्व तो है ही, साथ ही मध्य पूर्व के सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत के साथ भारत के बढ़ते व्यावसायिक संबंध भी हैं। पिछले दिनों ही भारत और कतर के साथ $78 बिलियन की LNG डील पर समझौता हुआ है जो 2048 तक वैध होगा। यह डील बहुत कम कीमत पर की गई है। LNG का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बढ़ाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता। कतर में 8 लाख भारतीय नागरिक विभिन्न कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हिंदू मंदिर में उद्घाटन समारोह में शामिल होना एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। ये सारी घटनाएं शुभ संकेत देती हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य पूर्व के कुछ देशों में भारत विरोधी अभियान को कुंद करने में सफल हो जाते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। किसान आंदोलन हिंदुस्तान। MSP पर कानून की मांग को लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच टकराव की स्थिति के मद्देनजर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उचित ही कहा है कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और बल का इस्तेमाल आखिर उपाय के तौर पर ही हो। निसंदेह देश के अन्नदाताओं के विरुद्ध बल प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का अभीष्ट नहीं हो सकता है, न होना चाहिए, मगर इसके ऊपर यह जिम्मेदारी भी आयद है कि वह ऐसे किसी अराजकता
या अव्यवस्था की मूर्धदर्शक बनी नहीं रह सकती, जो व्यापक नागरिक समाज की जिंदगी को परेशानी में डालती हो। 12 फरवरी की रात केंद्र सरकार व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बातचीत के विफल रहने के बाद यह अंदेशा था कि 13 को प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे और मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर जो परिस्थिति पैदा हुई उसे उसने इसे सही साबित किया। दिल्ली के सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवागमन पर काफी असर पड़ा है। सर्विस लेन के बंद होने से इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति बन गई है और लोगों को काफी दूर-दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है। साल 2020 में जब 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध पहली बार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देने गए थे तब भी स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई थी, मगर उस अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण धरने को आम लोगों की सहानुभूति हासिल थी, क्योंकि देश का एक बड़ा जन समुदाय खेती किसानी से जुड़ा है, या जो लोग कृषि फार्म से अलग होकर शहरों महानगरों में आ बसे हैं, उनकी पुरानी पीढ़ियों में अब भी इस वर्ग के प्रति गहरी हमदर्दी कायम है। मगर 26 जनवरी 2021 को लाल किले में जैसी अशोभनीय घटना घटी, उसने उस आंदोलन के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया था। हालांकि किसानों और नागरिक भावनाओं का सम्मान करते हुए बाद में सरकार ने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था और तब केंद्र और किसानों के बीच विश्वास बहाली का आधार बना था। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जब जब चुनाव करीब आते हैं, तब सरकार से सहूलियत चाहने वाले वर्ग और कर्मचारी संगठन आंदोलनों का सहारा लेते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यदि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निवाह कर रहे हों, मगर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और विधि व्यवस्था को बाधित करने की किसी भी कार्रवाई की कतई हिमायत नहीं की जा सकती। प्रदर्शनकारी किसानों को नहीं भूलना चाहिए कि आम नागरिकों को परेशानी में डालकर वे ना तो अपने आंदोलन को नैतिक धार दे सकते हैं और ना ही इसके लिए व्यापक समर्थन जुटा सकते हैं। निसंदेह सरकार के आगे गंभीर चुनौती है। इस चुनौती समय में वह विशाल किसान समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, तब तो और जब उसकी मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने की सूरत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी कानून की गारंटी देने का दांव चल दिया है। मुश्किल यह है कि सरकार के पास बहुत वक्त भी नहीं है। उसे प्रतीकों की सियासत से बढ़कर किसानों को आश्वस्त करना ही होगा, क्योंकि अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश शांत है, मगर अगर वहां के किसानों ने कूच किया तो इस आंदोलन को शांत करना और दुरूह हो जाएगा। दिल्ली के दहलीज पर फिर अन्नदाता देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ। दिल्ली के दर पर किसान फिर जुड़ आए हैं। 2020-21 के आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर जबरदस्त बंदोबस्ती की गई। भारी बाड़ेबंदी के साथ साथ पुलिस बल को विशेष तौर पर तैयार रखा गया है। फिर भी मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर दिन भर तनातनी होती रही। सवाल है कि आखिर क्यों किसान बार बार दिल्ली आने को मजबूर होते हैं। अगर किसानों की समस्याओं पर उचित समाधान हो तो भला वे क्यों अपनी खेती किसानी को छोड़कर आंदोलन करेंगे, क्योंकि उन्हें 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 क्यों शौक होगा कि वे दिल्ली की सड़कों पर सर्दी, गर्मी या बरसात झेलें। पिछले आंदोलन के दौरान उन्होंने किसी न किसी मजबूरी में ही महीनों तक अपने गांव घर से दूर तंबुओं में दिन गुजारे। आखिर इस बार की मजबूरी क्या है? वास्तव में वे अपनी 3 मुख्य मांगों पर दिल्ली के सत्ता सदन की मुहर चाहते हैं। पहली मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानून गारंटी मिले। दूसरी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी तय हो और तीसरी जो कर्ज उन पर है उसको माफ किया जाए। इसके अतिरिक्त पुराने आंदोलनों में दर्ज हुए मुकदमों की वापसी हो। शहीद किसानों को मुआवजा जैसी कुछ अन्य मांगों भी इस बार शामिल की गई हैं। ये कोई गैर वाजिब मांगे तो नहीं है। पिछले 15 वर्षों में उद्योग जगत के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं, जबकि उद्योगपतियों को हमने जंतर मंतर का प्रदर्शन करते नहीं देखा है। इसके उलट किसान जब कभी अपनी आवाज उठाते हैं तो बदले में उन्हें लाठियां गोलियां मिलती हैं। मंगलवार को ही किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली सीमा को इस कदर सील किया गया था मानो अब वहां बारूदी सुरंग बिछना ही शेष रह गया है। जब तक समाज के ऊपरी और निचली तबके के बीच ये विभेद बना रहेगा, तब तक दिल्ली आने के सिवाय किसान के पास दूसरा कोई रास्ता शायद ही होगा। आरोप यह भी है कि चुनावी साल में किसान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अव्वल तो किसान को ऐसी कोई मंशा नहीं, क्योंकि यह उनके जीवन मृत्यु से जुड़ा मसला है। साल 2020-21 में कोई चुनाव था जो महीनों तक किसानों ने दिल्ली में डेरा डाले रखा। फिर भी यदि ये किसी को राजनीति लगती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। खेती किसानों पर निर्भर देश की 50% आबादी अपने हितों के लिए राजनीति क्यों ना करे? क्या यह अधिकार सिर्फ राजनेताओं के पास है, जो पुरस्कार के नाम पर भी राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं? हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा कि एसी कमरों में बैठने वाले लोगों की तुलना में किसान कम समझदार होते हैं। किसान की तकलीफ का एक हालिया उदाहरण आपको बताता हूँ। पिछले दिनों पंजाब के किसानों ने किन्नू की करीब 75 ट्रालियों को ट्रैक्टर से रौंद दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकारी इलाके में भले ही यह फल 100 रुपए में 3 किलो मिलता
सस्ता हो, पर इसे उपजाने वाले हाथों को इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए प्रति किलो मिल रही थी। एक तरफ कहा जाता है कि पंजाब में किसानों को अपनी फसलों में विविधता लानी चाहिए क्योंकि एक रूप फसल से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब किसान विविधता लाते हैं तो उन्हें अपनी फसलों को बर्बाद करना पड़ता है। इस तरह के तमाम उदाहरण देश भर में देखे जा सकते हैं। आयात निर्यात संबंधी नीतियों का नुकसान भी किसानों को होता है। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी मांगना भला कैसे गलत है। हम इसकी मांग करते हुए वे दिल्ली आते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी को एक किले में बदल दिया जाता है, मानो ये कोई राष्ट्र विरोधी तत्व है। उनकी मांगों को न मानने के पीछे एक खास वजह है। असल में हमारा आर्थिक ढांचा किसानों को जानबूझकर गरीब रखने का हिमायती है, जिससे इनमें जिस उपयोगिता मूल्य सूचकांक के आधार पर रिजर्व बैंक महंगाई नियंत्रित करने की कवायद करता हो, उसमें फसलोपज की कीमतों के अतिरिक्त को लेकर अतिरिक्त संजीदगी दिखाई जाती है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 45% हिस्सा कृषि उपज का है। यही कारण है कि फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ़ने का राग अलापा जाने लगता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास पर होने वाले खर्च की गणना नहीं की जाती है, जबकि इलाज में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या शहर में किसी छत के नीचे रहते रहने में कितने पैसे खर्च होते हैं, यह छिपा रहस्य नहीं है। तर्क दिया जाता है कि फल व सब्जी सभी खाते हैं, इसलिए इसकी महंगाई लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास लोगों से नहीं जुड़ा है? यह समझ से परे है कि हम दुनिया में शीर्ष 5 आर्थिक ताकतों में शामिल हैं, लेकिन फल और सब्जियों के दाम बढ़ने मात्र से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। हमारे नियामक ये भी कहते हैं कि जब बाजार खुला है तब किसानों को एमएसपी की मांग नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है देश के 14% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेते हैं, शेष 86% तो बाजार में अपनी फसल बेचते हैं। अगर बाजार का गणित इतना सरल होता तो भला क्यों किसान एमएसपी पर कानून गारंटी मांग रहे होते। साफ है, संसद के बयान और सड़क के हालात में अंतर है। देखा जाए तो किसानों को फसलों के लिए मिलने वाले उचित दाम देश के लिए अच्छे हैं। जब उनके पास पैसे आएंगे वे खरीदारी तेज करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। यह साधारण फार्मूला भी हम समझना नहीं चाहते। हम पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं, वहाँ किसानों को लेकर, जबकि वहाँ किसानों को लेकर अलग रुख है। अपने यहाँ तो अब कोई किसान ही नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती किसानी करे। किसान की समस्या का समाधान सिर्फ केंद्र के पास है। महाराष्ट्र जैसे राज्य अपने तई 6,000 रुपए की सालाना मदद किसानों की करते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। किसान को खैरात नहीं, अपना हक चाहिए, जो उनकी मांग को मानने से ही मिल सकता है। मगर क्या इस बार वे सफल होंगे? फिलहाल इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद।